आइए तालियों के बीच में स्वागत करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी का। ऑनरेबल मिनिस्टर सर, our distinguished dignitaries, special invitees, all the honored guests, the managing directors and the bank officials present with us from various commercial banks, all our very valued representatives from the MSME sector, and all the distinguished participants as well as the delegates. Thank you to each one of you for joining us. On behalf of the Chamber of Indian Micro, Small and Medium Enterprises, we extend a very hearty welcome to all of you to this program which has been organized for all of you in the interest of all of you. Myself, Vimi Chaudhary, and I am the facilitator. सबसे पहले हम अपने माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे. He is a representative of the government, very senior leader of the government, a highly impactful, highly influential person. And as we have this program where we are going to be discussing a lot of challenges also which need to be removed towards creating a more conducive environment for the MSME, we thank him for joining us. And then as we mentioned, we are also going to be recognizing the banks which are creating this very conducive, salubrious business environment for our MSMEs. तो माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं देना चाहेंगे और मैं अनुरोध करना चाहूँगी मिस्टर मुकेश मोहन जी से, प्रेसिडेंट CI MSME, कि वह मंत्री जी का स्वागत करें. एक हेल्दी प्लांट के माध्यम से हम उनका स्वागत करना चाहेंगे, उन्हें शुभकामनाएं देना चाहेंगे. और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री मुकेश मोहन जी को, जो कि प्रेसिडेंट हैं चेंबर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, कि उनकी क्या विजन है, मिशन है, स्ट्रैटेजी है MSME के लिए, क्योंकि वो MSME के एक बहुत ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट known voice of the MSME sector. Inviting him for his welcome address and also for his introductory remarks. Thank you, Vimi. A very warm welcome to Shri Mukhtar Abbas Naqvi ji, Honorable Minister for State, Parliament Affairs and Minority Affairs. A big round of applause for him. सर, ये चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हमारी एसोसिएशन है, ये है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की. और जब मैं आपकी सरकार की तरफ देखता हूं तो मुझे लगता है कि जो हमारा मिशन है, जो हमारा विजन है, वो सेम मिशन और विजन मोदी जी का भी है. क्योंकि आपकी सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं, अगर हम देखें कि मोदी जी ने जितनी स्कीम्स लॉन्च की हैं आज तक, चाहे वो जनधन योजना हो, इंश्योरेंस स्कीम हो, अभी आपने स्टार्टअप स्टैंडअप योजना डिक्लेयर की है, वो सभी योजना को अगर मैं देखता हूं तो वो सारी योजनाएं किसी ना किसी रूप में MSME को लाभान्वित कर रही हैं. और जहां तक अगर आपका रोल सर देखा जाए तो आपका रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको कोऑर्डिनेशन करना है अपनी सरकार में, अपोजिशन पार्टी में, कि जिससे जो लंबित बिल हैं वो पास हो सके. और आपकी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा सोचता हूं कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि जो मेजॉरिटी आपको मिली है सर इस बार, वो मेजॉरिटी बहुत साल के बाद सरकार में आई है. और ये एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि शायद इसके बाद दोबारा आप ही की सरकार को मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अदरवाइज तो ये लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी मिलनी बहुत मुश्किल लग रही थी. बट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट का रोल और इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया की ग्रोथ की अगर हम कोई कोरिलेशन देखें तो मुझे कोई बहुत ज्यादा उसमें कोरिलेशन लगता नहीं है सर. उसका रीजन ये है सर कि अगर मैं एक्ट की बात करूं तो मुझे खुद नहीं पता कि हिंदुस्तान में कितने एक्ट हैं. और मैंने सोचा कि ये गूगल भैया से पता करूं कि भाई तुम बताओ कितने एक्ट हैं. तो आश्चर्य की बात है सर कि गूगल को भी नहीं पता था कि हिंदुस्तान में कुल कितने एक्ट हैं. कुछ आइडिया लगा कि सेंटर के करीब 1500 एक्ट हैं और स्टेट के करीब 3000 एक्ट के करीब हैं. तो हम उन एक्ट्स के द्वारा अगर उनको हम सही तरह से इंप्लीमेंट कर लें उन एक्ट्स को, तो मुझे लगता है कि हमारी जो ग्रोथ स्टोरी है, जो हम बात करते हैं 8% की या 10% की, उसको हम जरूर अचीव करेंगे. मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सर, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा
कि आप अपने कुछ शब्द रखें, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करेंगे। लेकिन सर यहाँ जो मीडियम, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात है, तो जैसे अधिकतर बात होती है कि जहां भी ऐसी कोई सभा होती है एमएसएमई की और बैंकर्स की, तो एमएसएमई का एक ही शिकायत होती है कि बैंकर्स उनको लोन नहीं देते हैं। मेरा पर्सनल अनुभव यह है कि हमारे देश का जो रेगुलेटर्स हैं, आरबीआई है, गवर्नमेंट है या बैंकर्स हैं, वो सब कमिटेड है, डेडिकेटेड है एमएसएमई को फाइनेंस करने के लिए। कुछ ऑब्स्टेकल्स जरूर हैं, लेकिन जैसे मोदी जी ने कहा भी है कि इंडिया एज ए कंट्री विच हैज मिलियंस प्रॉब्लम्स बट इट हैज बिलियंस माइंड्स टू सॉल्व देम। तो मुझे लगा कि हम खाली शिकायत करने से बात नहीं बनेगी, लड़ाई झगड़ा करने से बात नहीं बनेगी, हमें उनको रिकॉग्नाइज करना है। जिन बैंक्स ने अच्छा काम किया, टारगेट्स अचीव किए, इसी के मद्देनजर आज ये कार्यक्रम रखा गया कि उन बैंकों को हम रिकॉग्नाइज करें, उनको अवार्ड्स दें। सर, स्वागत है। थैंक यू मुकेश मोहन साहब, यहाँ पर मौजूद भाइयों और बहनों। अभी मुकेश जी ने जिस पार्लियामेंट के समस्या की बात कही वो तो सचमुच है, और जब हम देखते हैं तो हम कभी कभी जो है वो बहुत ठगा हुआ महसूस करते हैं कि देश के लोगों ने, देश की जनता ने छप्पर फाड़ के जनादेश दिया है। इतना बड़ा जनादेश 30 सालों के बाद, स्पष्ट जनादेश। जब लोग जनादेश देते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, उम्मीद होती है कि देश के विकास का काम अब बिना किसी रुकावट के, बिना किसी थकावट के आगे बढ़ेगा, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। ये बात इससे मैं सहमत हूं। और मैं जो मानता हूं, बहुत इस बीच में इंटॉलरेंस की बात हुई, असहिष्णुता की बात हुई, मैं मानता हूं कि देश के नौजवानों, देश के गरीबों, देश के किसानों, देश के आम लोगों के विकास में बाधा डालना सबसे बड़ी असहिष्णुता है, बिगेस्ट इंटॉलरेंस। क्योंकि हम पॉलिटिकल लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम जो है वो दो दो हाथ सड़क पे करते रहेंगे, चुनाव आएंगे, हम हारेंगे, जीतेंगे, लेकिन ये जिद करना कि जी हम जीएसटी नहीं पास होने देंगे, ये जिद करना कि हम जो है इस कानून को नहीं पास होने देंगे, ये हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी असहिष्णुता है, बहुत बड़ा इंटॉलरेंस है, और ये पॉलिटिकल इंटॉलरेंस कह सकते हैं आप। और हम मानते हैं कि कोई भी देश, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री तभी आगे बढ़ सकती है जब हम बहुत ही ओपन माइंड के साथ, और जो डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं, कंट्री के डेवलपमेंट, लोगों के डेवलपमेंट, जवानों के, नौजवानों के विकास से जुड़े हुए, उस पे हम किसी तरह की डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स ना करें। आज कानून बहुत हैं, इतने कानून हैं कि आज़ादी के पहले के सैकड़ों कानून हैं, आज़ादी के बाद जो सरकार आती है वो हर सरकार जो है 10, 20, 25 कानून ठोक देती है। इतने कानूनों का मकड़ जाल है कि जो छोटा काम करने का नौजवान सब सोचता है, तो वो सोचता है कि हम सन 1920 वाले कानून में जाएं, कि 1850 के कानून में जाएं, कि हम सन 1940 के कानून में जाएं, कि हम 1900 जो है वो 90 के कानून में जाएं, या 2004 और 2005 के जाएं, या 2015 में जाएं। इतना कंफ्यूजन, कंट्रडिक्शंस हैं। इसलिए जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली तो उन्होंने कहा, भाई देखो, जो सरकारें आती हैं वो कहती हैं जी हम कानून बनाएंगे, एक कानून बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, हम उल्टा करेंगे, हम कानून जो जबरदस्ती बने हुए हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है, उन कानूनों को खत्म करेंगे। और अब तक हमने 100 से ज्यादा ऐसे कानून हैं। आप लोगों को जानकारी के लिए हम बता दें कि जब संसद थोड़ा सुचारू रूप से चल रही थी 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले,
तो 100 से ज्यादा ऐसे कानून हैं जिनको हमने खत्म किया है, कानून की किताबों से उनको हटाया है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन था, बहुत इसको लेकर के काम में रुकावटें थीं। इसलिए कानून जो है वो हमें मदद करने वाला होना चाहिए, ना कि हमारे काम में अड़ंगा डालने वाला होना चाहिए। और आज जो इस तरह के कानून बने हुए थे वो निश्चित तौर से वो प्रॉब्लम बने हुए थे, सॉल्यूशन नहीं थे। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया और उससे जुड़े हुए एक के बाद एक जो हमारे प्रयास हैं, वो प्रयास निश्चित तौर से देश में जो एक कहीं ना कहीं निराशा का माहौल था, जिस वक्त हम सत्ता में आए उस वक्त एक बहुत निराशा का माहौल था, बहुत देश और दुनिया में भारत के प्रति बहुत अच्छी पॉजिटिव सोच नहीं थी, लोग जो है वो भारत की तरफ देखना पसंद नहीं कर रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के उन तमाम हिस्सों में गए, यूरोपियन कंट्रीज में भी गए, अरब कंट्रीज में भी गए, एशिया की तमाम देशों में गए, और उन्होंने एक ही विश्वास पूरी दुनिया को दिलाया कि भारत के अंदर सामर्थ्य भी है, भारत के अंदर जो है वो पूरी शक्ति भी है, और भारत के लोग जो है उस शक्ति के साथ बिना रुके बिना थके पूरे जुनून और जज्बे के साथ देश की तरक्की में हिस्सेदार और भागीदार बनने की क्षमता भी रखते हैं। और इस बात का एहसास पूरी दुनिया को हुआ। और आज अगर आप देखें, जो लोग विदेश जाते रहते हैं, जिन लोगों का विदेश से व्यापारिक संबंध वगैरह होता है, मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज उनको खुद इस बात का एहसास हो रहा होगा कि आज जो है वो दुनिया में भारत को लेकर के, भारत की व्यवस्था को लेकर के बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और ये परिवर्तन पॉजिटिव परिवर्तन है, सकारात्मक परिवर्तन है। हम मानते हैं कि हम विरासत पर कोई सियासत नहीं करते, लेकिन ये बात सही है कि जो विरासत मिलती है उससे उसका असर जरूर दिखाई पड़ता है, प्रभाव जरूर दिखाई पड़ता है। और इसलिए जब वो प्रभाव दिखाई पड़ता है तो उस प्रभाव को हम कैसे ठीक करें, बहुत मुश्किल काम होता है। एक बहुत कठिन हालात होते हैं कि एकदम से कैसे ठीक होगा, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है, बहुत चुनौतियां होती हैं। उन चुनौतियों में जो है वो कई तरह के राजनीतिक अड़चनें होती हैं। तो उन अड़चनों के बीच में भी हम उन चुनौतियों पर विजय हासिल करें और देश के माहौल को और देश के प्रति दुनिया के माहौल को हम पॉजिटिव कर सके, सकारात्मक कर सके, जिसको हम करने में सफल हुए हैं। इस बात का हमें गर्व है और इस बात का हर देशवासी को भी गर्व होना चाहिए। मित्रों, मैं मानता हूं कि हमारी हर डेमोक्रेटिक कंट्री में कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव चीजें होती हैं, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हमारा देश एक बहुत ही खूबसूरत लोकतांत्रिक देश है, एक ऐसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है जिससे कि दुनिया सबक लेती है। हम जो है वो चुनाव लड़ते हैं, हम अच्छे काम करते हैं तो चुनाव के मैदान में हम लोग वोट करते हैं, अच्छे काम नहीं करते हमें सत्ता से हटा दिया जाता है, दूसरी सरकार आ जाती है। बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हिंसा के बहुत ही आराम के साथ सत्ता परिवर्तन होते हैं यहां पर। लेकिन एक जो इस बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखती है हमको, हम लोग तो समझते थे कि साहब हमें जो है वो लोगों ने जनादेश दे दिया है, उसका सम्मान करते हुए हमारे जो विपक्ष के साथी हैं और ख़ास तौर से हमारे कांग्रेस के साथी उसका सम्मान करेंगे। इसलिए मैंने कहा ना कि जो सबसे बड़ी हमें असहिष्णुता दिख रही है वो देश के विकास में बाधा डालना दिख रही है। तो
हमने हर चीज में कहा कि साहब जीएसटी पर जो है वो कुछ असहमति है, उसको जो है वो सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। पार्लियामेंट की जो सिलेक्ट कमेटी होती है राज्यसभा की, उसको पार्लियामेंट की राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया उनके कहने पे। जबकि हमारे कई वरिष्ठ साथियों ने कहा कि भाई देखो, तुम उनके इस आश्वासन पर, इस वादे पर एतबार करके जो है वो भेज रहे हो, लेकिन देखना वो फिर भी नहीं करने देंगे। ठीक है, हमने कहा ठीक है भेजते हैं। उन्होंने कहा है, उन्होंने वायदा किया है कि आप भेजिए, उसके बाद जो भी रिपोर्ट्स सिलेक्ट कमेटी करेगी उसके बाद हम पास हो जाएगा ये। और वही वो एक है नहीं कि वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा, ये सीधा साधा। तो वो वादा करा उन्होंने कि हम पास करेंगे, और जब सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आ गई तो उन्होंने कहा जी नहीं नहीं नहीं, ये हम इस पे पास नहीं करने वाले हैं, हमारी कोई अपनी एक और रिपोर्ट है। तो ये जो मेंटेलिटी है, ये जो मानसिकता है, इस पर जो है वो प्रेशर तो आप ही लोग डाल सकते हैं, देश की जनता डाल सकती है, जो लोग इससे सीधे प्रभावित हो रहे हैं वो डाल सकते हैं। क्योंकि जैसा कि अभी मोहन साहब ने कहा कि इतने कानून हैं, इतने एक्ट्स हैं, सेंटर का एक्ट अलग है, स्टेट का अलग है, उसमें जो है वो फिर लोकल बॉडीज के अलग होंगे, पंचायतों के अलग होंगे, इतने हैं, पूरा हजारों हजार वो है। जब एक्ट होगा तो उसके जो है वो कानूनी उसका रूप भी होगा, उसकी कानूनी मान्यता भी होगी। इसलिए जो है वो जब हम ये सोचते हैं कि जीएसटी आना चाहिए, सिंगल विंडोज टैक्स सिस्टम हो जाए, समस्याओं जो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया भर की समस्याएं हैं, उसका समाधान हो, तो हम इसी को सोच के करते हैं। कि जिस तरह के हमने कई कानून खत्म कर दिए हैं, बहुत से कानून खत्म किए, और खत्म करने में हमने सफलता इसलिए हासिल की कि लोगों को लगा नहीं शुरू में कि ये बड़ा काम मोदी जी कर रहे हैं। अगर ये लगता है कि कोई बड़ा काम हो रहा है तो वो भी रुक गया होता, इसलिए जो है वो हो गया। और अभी भी हम करेंगे। हम इस तरह की जो रुकावटी मानसिकता है, सामंती मानसिकता है, असहिष्णुता की सोच है देश के विकास के प्रति, हम उसे सफल नहीं होने देंगे, इतना हम यकीन दिलाते हैं। और हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे ताकि जो है वो देश के विकास में किसी तरह की रुकावट ना आए। मित्रों, आज जो है वो अभी प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया की लाल किले से जो घोषणा की थी उसको शुरू किया है। देखिए, चाहे जनधन योजना हो, मुद्रा बैंक हो, या और भी जो है वो देश के विकास के से जुड़े हुए सवाल हों, उनमें जो सबसे बड़ी रुकावट आती थी वो आती थी इंस्पेक्टर राज की। उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट आती थी उसे कहते थे कोटा परमिट राज, इंस्पेक्टर राज। और वो जो है वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक जो है वो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई सरकार या कोई व्यवस्था उस दिशा में सफलता के साथ आगे बढ़ सके। हम उस इंस्पेक्टर राज को, उस कोटा परमिट राज को, उस बिचौलिया राज को हम खत्म करना चाहते हैं। हम सीधे जो लोग जरूरतमंद हैं, जो लोग विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको सीधे उसका फायदा हो। अगर जनधन योजना बनाई गई तो छोटे लोगों को उसका फायदा सीधे हो सके, और वो फायदा लोगों को होना शुरू हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि 100% लोगों को फायदा हो गया है। हम लोग अभी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सबको 2-2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना चाहिए, और जनता का बजट, जनता के द्वारा बजट, जनता के लिए जो बजट है वो जनता के द्वारा बनना चाहिए। उसके लिए जो है वो 2-2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं अभी जो है वो एक महाराष्ट्र की पालघर कॉन्स्टिट्यूंसी होके आया हूँ, रांची की एक, झारखंड की रांची में एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ होके आया। वहाँ गांव-गांव गया, लोगों के बीच गया, किसानों के बीच गया, आदिवासियों के बीच गया, समाज के अलग अलग वर्गों से मिला। उसके साथ साथ जो है वो
जो उद्योग व्यापार से, छोटे व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे मुलाकात हुई, सबसे अलग अलग बात हुई। ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि पहले बजट जब बनता था तो बजट जो है वो दिल्ली में बैठ करके, मंत्रालय में बैठ करके तय हुआ करता था। लेकिन ये पहली बार है कि इस बार हम बजट के लिए फीडबैक जमीन से ले रहे हैं, गांव से ले रहे हैं, आम लोगों से ले रहे हैं। और बहुत सी जगह शिकायतें हैं कि साहब मुद्रा बैंक का जो है उसमें सफलता नहीं मिल रही है कई जगहों पे, हम जानते हैं इस बात को। कई लोगों का है कि साहब जनधन योजना में कई जो है वो दिक्कतें आ रही हैं। ये जो फीडबैक है, ये फीडबैक हमें दिल्ली में नहीं मिल सकता। हम दिल्ली में तो हमें पेपर पे मिलेगा। दिल्ली में हमें जो है वो जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं जो जानकारी देंगे, वो निश्चित तौर से वो बहुत कोई इस तरह की नेगेटिव जानकारी नहीं देंगे, पॉजिटिव चीजें देते हैं। लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो आपको जो है वो पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी मिलता है, और वही जो है वो किसी भी सरकार की सफलता का कारण बनता है, राज बनता है। और वही चीज जो है वो किसी भी योजना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए हमारा मानना है कि जो देश के विकास से, देश की तरक्की से जुड़े हुए काम, और उसमें आपकी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी, भागीदारी, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारी सरकार का जो सबसे ज्यादा जोर है, अगर हम स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, स्टैंड अप इंडिया की बात करते हैं, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो शुद्ध रूप से उस आपको ध्यान में रख करके होता है कि आप जो दुनिया की इस वक्त होड़ है, दौड़ है, उसमें आप जो है वो भारत को सबसे आगे खड़ा कर सके, और निश्चित तौर से वो आप खड़ा करेंगे। मुझे सिर्फ इतना ही कहना, और मुझे बहुत शुभकामना कि इस वर्ष भी आप जो है वो इकट्ठा हुए हैं, ये चर्चा कर रहे हैं, और इस बदले हुए माहौल में हम मानते हैं कि आने वाले दिनों में आप जो है वो देश की तरक्की के एक मजबूत स्तंभ बनेंगे। यही मेरा शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो सरकार की सोच है, जो कार्यशैली है, उसके बारे में उन्होंने अपने यहाँ पर विचार रखे। आप लोग जो MSMEs हैं, यकीनन ग्रास रूट लेवल पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, चैलेंजेस होंगी, क्योंकि माननीय मंत्री जी हमारे साथ हैं। आपके यदि कोई सवाल हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम है कृष्ण खन्ना। मैं मेंबर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ MSME में। इसी ऑडिटोरियम में अटल जी के टाइम में हम लोग ने मिनिस्ट्री ऑफ SSI को मिनिस्ट्री ऑफ MSME बनाया था। मैं सर 20 साल जर्मनी और जापान में काम किया है, और वो दोनों देश MSME करके ही चलते हैं। सर मैं आपसे यही कहना चाहता था कि अभी जो नई गवर्नमेंट आई है मोदी जी की, MSME की हमारी 3 मीटिंग हुई हैं पिछले 1 साल में मिनिस्ट्री की, और पिछले 10 साल में एक ही मीटिंग हर साल होती थी। तो कालराज जी बहुत ज़ोर से काम चल रहा है। मैं सिर्फ साहब आपसे 2 रिक्वेस्ट करूंगा। हमारे देश में करीब 7 करोड़ MSMEs हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में। मैं एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा सर। उनको कहाँ हैं, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से स्टेट में है, क्या करते हैं, वो हम लोग को कैटलॉग करना चाहिए। उसके लिए सर मैंने अपनी किताब भी मिस्टर संदीप बिष्ट को दी आपको देने के लिए, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं वो लोग कहाँ हैं, हम उनको मदद कैसे करेंगे। वो तो मेरा पहला रिक्वेस्ट है सर आपकी मिनिस्ट्री, आपकी गवर्नमेंट के साथ, यानी हमारी गवर्नमेंट के साथ। और दूसरा ये है कि जो हमारा डेफिनेशन है MSME का, वो एकदम खोटा है सर, बहुत पुराना है। और हम लोग की जो MSMEs हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। बहुत रुकावट जो थी अभी तक आप बहुत दूर कर रहे हैं, जल्दी से दूर कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे MSMEs हैं वो बाकी दुनिया के MSMEs के साथ टक्कर नहीं ले सकेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे हैं। और वो पूरा जो हमारा डेफिनेशन है, इट हैज़ टू बी रिवाइव्ड बेस्ड ऑन इंटरनेशनल नॉर्म्स। यही सब हमारी 2 रिक्वेस्ट हैं आप। नहीं, आपका सुझाव बहुत अच्छा है,
और हम परफॉर्म के साथ साथ रिफॉर्म पर यकीन करते हैं, और जो जितने भी आपके सुझाव हैं वो रिफॉर्म से जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली वो होना चाहिए, और इस सुझाव का शुक्रिया। सर मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए, पहली बात आपने कहा कि वो जो एसएमई है वो कहाँ, एमएसएमई है वो कहाँ पर है, उनको हमें मैप करना चाहिए। सर मैं भारत सरकार में एक नेशनल बोर्ड फॉर एमएसएमई है, मैं भी उसमें एक मेंबर हूँ। आज सुबह उसकी एक मीटिंग भी हुई थी, मैं भी उस मीटिंग में भी मैंने भाग लिया था। पिछली मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया था कि इनका रजिस्ट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले एसएसआई का रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, फिर ये एमएसएमई हो गया, तो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करने में बहुत दिक्कत होती थी। लोगों की शिकायत थी कि साहब वो डीआईसी ऑफिस में जाते हैं, डीआईसी ऑफिस उनसे तरह तरह के क्वेश्चन करता है, फिर कहता है पॉल्यूशन तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। उसके लिए पिछली बोर्ड मीटिंग में जो सजेशंस थे, आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू सर कि वो सारे सजेशन मान लिए गए। अभी एक नया सिस्टम शुरू कर दिया गया है, उद्योग आधार मेमोरेंडम, और ये 5 मिनट के अंदर, मतलब 5 मिनट से ज़्यादा उसको लगेगा नहीं, किसी को कहीं देश के किसी कोने में बैठा हो वो उद्योग आधार मेमोरेंडम का अपना रजिस्ट्रेशन अपने कंप्यूटर पे बैठ के कर सकता है। उसमें किसी डॉक्यूमेंट की भी जरूरत नहीं है, उसको सेल्फ अटेस्ट करना है, सब चीज़ों को इन्फॉर्मेशन भरनी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। तो अभी तक आज की तारीख तक 1,47,690 उसमें रजिस्ट्रेशन सर 2 महीने में हो गए हैं। तो ये मैं समझता हूँ आपकी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बिग राउंड ऑफ क्लाउड। और दूसरा आपने कहा डेफिनेशन की बात करी आपने एमएसएमई के लिए, तो ये भी सरकार के विचाराधीन है, और ये लोकसभा से ऑलरेडी सर पास हो गया है। जो डेफिनेशन है उसकी जो लिमिट है वो इंक्रीज करके 10 करोड़ से 30 करोड़ ऑलरेडी कर दी गई है। जैसे माननीय मंत्री साहब ने कहा कि राज्यसभा में कुछ समस्या है, वो राज्यसभा में हो जाएगा पास। इस बार, पिछली बार भी हो जाता है, लेकिन वो हो जाएगा। आपसे अनुरोध है कि अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट मोड पर रखें प्लीज। नमस्कार नकवी जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर अविनाश दलाल, ऑल इंडिया एमएसएमई का नेशनल प्रेसिडेंट हूं और नेशनल बोर्ड एमएसएमई का सदस्य भी हूं। मैं एमएसएमई से जुड़ा हूं, हमारा परिवार 1949 से एमएसएमई से जुड़ा हुआ है। माय फादर स्टार्टेड एमएसएमई यूनिट इन मुंबई इन 1949। अभी एमएसएमई की समस्या क्या है उसके बारे में आपको बताता हूं कि इट इज नॉट वेरी इजी टू गेट द फाइनेंस फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर बैंक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो एक सुझाव ऐसा है, और एमएसएमई जो एमएसएमईज है उसका मानना ये है कि बैंक्स, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, they are giving the red carpet treatment to corporate sector, whereas they are giving a state mother's treatment to the small scale unit. तो एक 70 रिजर्व बैंक का नॉर्म्स है टू फाइनेंस 70% ऑफ टोटल लेंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर। तो बैंकों में लई बहुत सी कमिटियां हैं। जब मैं देना बैंक के बोर्ड पे था तो प्रायोरिटी सेक्टर कमिटी थी इन 2000, वो भी बाद में 2003 से वो एबॉलिश की गई। कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक में प्रायोरिटी सेक्टर कमिटी नहीं है। तो मैं आपसे एक सुझाव देता हूं कि हर बैंक में प्रायोरिटी सेक्टर के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमिटी होनी चाहिए। दूसरा सुझाव है कि एमएसएमई का रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना आवश्यक है, सो दे कैन मॉनिटर द फाइनेंस टू एमएसएमई सेक्टर। थैंक यू सर। थैंक यू दलाल साहब। जो आपने बात कही वो ग्राउंड रियलिटी है कि जो बड़े औद्योगिक घराने हैं उनको आसानी से बैंक के साथ बिजनेस करने में या लोन लेने में आसानी होती है। जो छोटे उद्योग हैं उनको मुश्किल है। लेकिन उसी के दृष्टि से, उसी के को ध्यान में रख करके जो हमने सहूलियतें शुरू की हैं, और सहूलियतों के साथ साथ बैंकों की या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी भी तय की है। तो हमें लगता है कि जो माहौल आप 1949 से देख रहे हैं उसमें कुछ बदलाव देखेंगे आप। We'll take 2 more questions, आपका और उसके बाद यहाँ पर। नमस्कार मोहन सर। नमस्कार मुख्तार अब्बास नकवी सर। मैं अभिषेक कुमार बर्मन, पुणे से नेक्स्ट जेन ग्रुप ऑफ कंपनीज का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ।
और बेसिकली मैं रांची झारखंड से हूँ सर। आपकी रांची की विजिट काफ़ी अच्छी लगी, जो आप विजिट किए गांव में सभी जगह। ये देख के बहुत अच्छा लगा कि मिनिस्ट्री लेवल के होके जो नीचे ग्राउंड पे जा रहे हैं आज हमारे नेता, ये सच में देश के लिए बहुत गर्व की बात है। मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूँगा सर के लिए। सर एक प्रैक्टिकल और कड़वा सच बोलना चाहता हूँ। मैं काफ़ी स्ट्रगल करके रांची से पुणे में बिजनेस किया, एमएसएमई का मेंबर हूँ, और स्टार्टअप इंडिया में अभी मैं प्रोग्राम में था, पीएमजी के प्रोग्राम में। मेरी एक स्टार्टअप है मेडनेक्स्ट जेन, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। तो उन्होंने, मोदी सर ने बहुत अच्छा एक काम किया है कि एक ऐप लाया है जिसमें डायरेक्ट कनेक्टेड कर रहे हैं लोगों को। और जैसा मैं देखा, मुद्रा स्कीम आई गवर्नमेंट की, अभी बहुत सारी, मैक्सिमम सर ऐसा होता है कि 20% रियल जो बेनिफिशियरी हैं वो बेनिफिट उठा पाते हैं, और 80% ट्रैक के बाहर के लोग होते हैं। ऐसा क्यों, और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रावधान किया है कि ये चीजें हटाई जाए? और कोई एक और बाद में जवाब दे देते हैं। हाँ ठीक है अभिषेक जी, मैं अभी जवाब दे दूंगा आपको। मंत्री जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सुजाता भास्कर हूँ, बैंगलोर से, साउथ इंडियन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ, और रिप्रेजेंटेड सार कमेटी एंड अदर कमिटीज फ्रॉम 25 years आई एम वर्किंग फॉर एमएसएमई। सो एमएसएमई का ये बड़ा दिक्कत हो रहा है अभी। ये बात एक बात मैं आपका अवगाहन में लेना चाहता हूँ, क्योंकि अभी विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए 25 लाख तक कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, सब कुछ हम लोग पेपर्स में पढ़ते हैं। लेकिन अभी बैंक में गया तो 25 लाख नहीं, 2 लाख के लिए भी उसका हस्बैंड का सिग्नेचर भी मांगता है और कोलैटरल भी मांग रहा है। अगर मेन एंटरप्रेन्योर को दूसरा का सिग्नेचर नहीं जरूरत है, तो विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए हस्बैंड का सिग्नेचर कंपलसरी क्यों होना है? So we are also entrepreneurs, they are also entrepreneurs. We are competing with them. Then why they insist husband signatures there, guarantee signatures? So anybody can be given in that guarantee. And one more thing, अभी MSME के लिए टाइम लिमिट होना चाहिए। कौन सा भी लोन के लिए हम लोग अप्लाई किया तो 6 महीना 8 महीना एक बार 1 बरस तक खींचते जाता है, ये एक फॉर्मेलिटी वो फॉर्मेलिटी। जैसा सिंगल विंडो में जैसा होता है, स्पॉट सैंक्शन भी होता है, विथ कंडीशंस होता है। वो कंडीशंस फुलफिल करने तक 6 महीना हो जाता है। वो 6 महीना का हम लोग का बजट जो भी हम लोग प्लानिंग करके रहता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, वो दुगना होके रहता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई, मेरा ओपिनियन से ज़्यादा एमएसएमई पहले ही बंद हो जाता है। 6 महीना तक वो लोग घूम के बैंक्स में घूम के। इसके लिए ये वजह क्या होता है, आप टाइम लिमिट रख लेना, देता है नहीं देता है, लेट देम टेल विद इन ए वीक्स टाइम। दैट विल हेल्प ऑल द एंटरप्रेन्योर्स एमएसएमई का। और कॉर्पोरेट्स में क्या होता है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। अभी मेरा दोस्त ने कोई बोल रहा था, वो सही है। एमएसएमई वाला गया तो आपका लोन कितना है, 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, अभी थोड़ा नेक्स्ट वीक में आ जाओ, हम लोग बिजी है बोल के बोलेगा। वही 20 करोड़ 30 करोड़ का आ गया तो वो लोग को रेड कॉर्पोरेट वेलकम मिलता है। इसलिए एमएसएमई का अलग से किधर कौन सा बैंक का एमएसएमई का सेपरेट ग्रुप हुआ है, लेकिन सेपरेट ब्रांचेस भी है। लेकिन उधर गया तो एक कम से कम 500-600 फाइल्स ऐसे ही गिरा है, तो जल्दी क्लियर नहीं हो रहा है। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, ये फाइल्स जो भी है, हाँ या ना कोई भी है, वो 15-20 डेज का अंदर हम लोग को पता चल गया तो वी कैन मेक अ अल्टरनेटिव थिंग। सो ये मेरा रिक्वेस्ट है सर। इसके लिए आप गवर्नमेंट से बात करके कुछ ना कुछ करने से हम सभी का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू अभिषेक जी और सुजाता जी। लगभग दोनों, अभिषेक जी ने भी और सुजाता जी ने एक ही बात लगभग अलग अलग शब्दों में कही है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। मैं इसलिए इसमें कोई आपसे विवाद करूं, आपकी बात को मैं कंट्राडिक्ट करूं, वो संभव नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी है, ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन आज जब हम मॉनिटर कर रहे हैं, आज हम जब देख रहे हैं, तो अब मुद्रा बैंक है तो 50,000 तक ये है कि भाई उसके लिए कोई भी गारंटी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 6 लाख तक
भी कोई बहुत गारंटी ऐसी नहीं जो गारंटी पहले हुआ करती थी उस तरह का कोई वो नहीं, और एक समय सीमा फिक्स हुई है। लेकिन जो बात आप कह रही हैं वो भी जो है वो सच है कि बहुत से ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अभी भी डरते हैं कि छोटे उद्योग वालों को, छोटे कामकाज करने वालों को दे के भैया फंस ना जाए। तो वो रिजर्व बैंक के माध्यम से उनको जो है वो इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शंस दिए गए हैं, और हमें लगता है कि जो आपकी शिकायत है, अगर इन शिकायतों को आप समय समय पे करेंगे, प्रधानमंत्री जी को सीधे आप ईमेल कर सकते हैं, आप जो है वो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसको आप करिए, जानकारी दें अगर आप, तो हमें लगता है कि ये जो है वो जो आपने बात अभी बताई वो तो मैंने नोट करा, मैं भी बताऊंगा। लेकिन जो आप अगर समय समय पे ये जो आपकी कमियां हैं, जो कहीं ना कहीं जो है वो हम स्कीम बनाते हैं लेकिन वो स्कीम जो है वो सफल नहीं हो पाती, तो उसकी जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हम लोग बजट के बाद जो है वो एक प्लान हो रहा है जिसमें कि सभी मिनिस्टर्स और भी कुछ जो ऑफिसर्स हैं वो जितनी भी हमारी योजनाएं बनी हैं उन योजनाओं का ग्राउंड असेसमेंट करेंगे, और उनका जो है वो क्या क्या उसमें कमियां आई, क्या क्या उसमें लोगों को उसका उसमें अब हमने कह दिया कि स्टैंड अप इंडिया, लेकिन जो है वो उसमें क्या कमियां आ रही हैं, उसमें क्या सुझाव और आ रहे हैं, उसको भी हम लेंगे। थैंक यू। बस एक बहुत छोटा सवाल है मेरा। मुख्तार साहब, मेरा नाम विवेक है। मैं देश की आम जनता के मन का एक बड़ा छोटा सवाल मेरा है। 1999 से 2004 के बीच वाजपेयी गवर्नमेंट के समय जो है एक बड़ा अच्छा माहौल बना था, और 6 महीना पहले के दुष्प्रचार और गठबंधनों में वह सरकार गई और अच्छा माहौल बनने में 10 साल लगा। वर्तमान सरकार का 1.5 साल का वक्त गुजर चुका है, और पिछले अभी 2 चुनाव जो है वो अनेक दुष्प्रचार का शिकार रहे और बड़ा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। तो 19 आप कैसे पार कर पाएंगे, और जो उत्साह आज बन रहा है ये 19 में एक बार फिर से वापस होकर देश इस गति से बढ़ पाएगा, उसकी संभावना कई बार जो है जिस तरह के एकत्रीकरण हो रहे हैं कई बार जो है संदेहास्पद दिखाई देती है। तो कहीं न कहीं आमजन जो है वो कई बार भयभीत हो जाता है कि एक बार थोड़ा उत्साह आता है, थोड़ा चलते हैं, फिर जो है वो 10-5 फीट फिर नीचे होते हैं। हाँ, माननीय मंत्री जी, मेरा नाम युधिष्ठिर शर्मा है, मैं एडवोकेट हूँ। अब पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि जो 2 नए एक्ट आपने नोटिफाई किए हैं, कमर्शियल कोर्ट एक्ट और आर्बिट्रेशन एक्ट, लेकिन इसका फ़ायदा तभी मिलता है जब 2 बिजनेसमैन के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है। लेकिन जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बिजनेसमैन के बीच में डिस्प्यूट होता है तो वो उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलता। हालांकि इसका बेनिफिट आप सिर्फ एक नोटिफिकेशन से करवा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं एक नोटिफिकेशन जारी करके इन दोनों एक्ट का फायदा उन लोगों को भी दिलवाएं। धन्यवाद। थैंक यू शर्मा जी, जो आपने सुझाव दिया है कमर्शियल कोर्ट्स के बारे में, और हम बात करेंगे उसमें। मुझे लगता है नोटिफिकेशन से नहीं होगा, इसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा शायद, क्योंकि ये पार्लियामेंट से एक्ट बना है। या आपका ये कहना है जो रूल बने उसमें ये इंक्लूड किया जाए, ठीक है। दूसरी चीज जो विवेक जी ने और शर्मा जी ने अभी कही है, मैं समझता हूं कि देखिए, एक अटल जी की जो आपने बात कही कि उनके समय में बहुत जो देश है उसके देश में जो है वो बदलाव हुआ था। एक जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट थी, सड़क और संचार क्रांति। हम लोग उस वक्त जब बैठते थे, बात करते थे, तो उस वक्त 1998 में, 1999 में, 2000 में, 2001 तक में, 2002 तक हम लोग गांव में जब सभा करते थे, पब्लिक मीटिंग करते थे या लोगों के बीच आते थे तो कहते थे वो दिन दूर नहीं जब गांव में किसान जो है वो अपने मोबाइल पर बात करता हुआ खेत जोत रहा होगा। वो दिन दूर नहीं है जब जो है वो हम दुनिया के किसी कोने में हर समय लोगों से कनेक्टेड रहेंगे। वो संचार क्रांति थी, और उस संचार क्रांति में हमने सफलता हासिल की। उसके कई
बाद में जो है वो करेक्शन की ज़रूरत है, कोई कहेगा साहब कि कॉल ड्रॉप हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल आज संचार क्रांति जो है वो पूरी मजबूती के साथ देश में सफल हुई है। दूसरी सड़क क्रांति, उस वक्त जो है वो सड़क की एक क्रांति श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी। मतलब जब उस वक्त होती थी तो लोग सोच नहीं सकते थे कि साहब क्या सड़कों का जाल कैसे बिछ जाएगा, सड़कें कैसे जो है वो नेशनल हाईवेज बन जाएंगे। बिहार जैसी जगहों पे जहाँ गड्ढे हैं या गड्ढे ही है वहाँ पे कहाँ पे नेशनल हाईवे दिखेगा। आज जो है वो पूरा देश सड़कों के जाल के साथ पूरी तरह से बंधा हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बड़ी उपलब्धि है। उसके अलावा और तमाम चीजें होंगी। इसी तरह से आज अगर मोदी जी जो है वो 3R, रोजी रोटी रेजिडेंस, हर व्यक्ति को रोजी मिले, और रोजी मिले ही नहीं बल्कि वो रोजी देने वाला बने, हर व्यक्ति कोई भूखा ना रहे, और हर इंसान के सर पे छत हो, तो रोजी रोटी और रेजिडेंस, ये 3R जो है वो आज मजबूती के साथ सफलता के सीढ़ियों पे आगे बढ़ रहा है। हमें लगता है कि पॉलिटिकल दिक्कतें, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो इस तरह की पॉलिटिकल दिक्कतें आएंगी, लेकिन उन पॉलिटिकल दिक्कतों पे भी हम काबू पाएंगे। और हम मानते हैं कि डेवलपमेंट के एजेंडे पर कोई भी डिस्ट्रक्टिव एजेंडा डोमिनेट नहीं करने पाएगा, ये हम आपको यकीन दिलाते हैं। Ladies and gentlemen, would like to draw your attention. We are now being joined by Mr. Sambit Patra, the spokesperson of BJP. उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। हम माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे और एक विशेष मेमेंटो जो कि चरखा है, विच इज़ सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस, विच इज़, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर महात्मा गांधी जी ने हमें इसको इंट्रोड्यूस किया था। मुख्तार जी का बहुत धन्यवाद।